हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद वीरू सर में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 की पेपर नंबर 2 अर्थशास्त्र का। और आज का ये पहला क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस है, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं निम्न कोटि की वस्तुओं के संदर्भ में, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ वस्तुओं की दशा में, ऑप्शन सी है अधिकांश वस्तुओं की दशा में, ऑप्शन डी है केवल विलासिता वस्तुओं की दशा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश वस्तुओं की दशा में। इसमें पूछा गया है कि आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव किस दिशा में कार्य करते हैं। तो अधिकांश वस्तुओं की दशा में कार्य करते हैं, अर्थात वो निम्न कोटि की वस्तु हो सकती है, विलासिता वस्तुओं की कोटि हो सकती है, या तो फिर आपका श्रेष्ठ वस्तुओं की दशा में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका कि प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों ही धनात्मक होते हैं। ऑप्शन है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, ऑप्शन बी है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, ऑप्शन सी है निम्न कोटि की वस्तुओं के संदर्भ में, और ऑप्शन डी है आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों धनात्मक होते हैं, तो आपके सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी निम्न कोटि की वस्तुओं की दशा में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम शक्तिशाली है, तो उसकी कीमत घटने पर भी उसकी मांग सामान्य वस्तुओं की भांति ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी अस्थिर रहेगी, ऑप्शन डी शून्य रहेगी। तो इसका आंसर होगा बढ़ेगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 4, उपभोक्ता संतुलन के संदर्भ में निम्न शर्त दी गई है। ऑप्शन है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बाद कूट भी दिया गया है। ध्यान देंगे इसको, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा करते हैं, है ना। तो पहला है इसका उदासीनता मानचित्र दिया हुआ है। दूसरा है कीमत रेखा दी हुई है। तीसरा है कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और चौथा है स्पर्श बिंदु पर उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर हो। और पांचवा है उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण हो। तो पांचों जो शर्त दिए गए हैं उसमें से दो उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण शर्त क्या हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीसरा और चौथा ये दोनों जो शर्त हैं उपभोक्ता संतुलन के संदर्भ में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण शर्त हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएंगे डी। क्वेश्चंस पांचवा है कि निम्न चित्र में डी मांग का मूल वक्र है, उसके पश्चात एक नई मांग रेखा D1 व D2 दी हुई है। बताइए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन मांग में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एक रेखा चित्र दिया हुआ है, इसमें से आपको पूछा गया है कि जो मांग रेखा है D1 और D2 इसमें आपका कौन सा जो है वो मांग में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डी से ये में परिवर्तन, अर्थात ये जो डी आपको दिख रहा है ना, वो डी से आपका ये में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या हो रहा है, एक प्रकार से मांग में वृद्धि हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। उपभोक्ता के संतुलन में निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है। पहला है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण हो। दूसरा है उदासीन मानचित्र दिया हुआ हो। तीसरा है कीमत रेखा दी हुई हो। और डी है कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो। तो आपको पता होगा कि उपभोक्ता के संतुलन में कीमत रेखा जो है वो
कीमत रेखा उदासीन मानचित्र में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु की प्राप्त सीमांत उपयोगिता को उस वस्तु के मूल्य में विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होगी। तो ये क्या प्राप्त होगी? तो भारशील सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और उदासीनता उपयोगिता। तो इसका क्या क्या होगा प्राप्त? तो भारशील सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्म के संतुलन की दो शर्तें। फर्म के संतुलन के दो शर्त, पहला आपका है एम आर = MC, दूसरा है MC वक्र एम आर को नीचे से काटने पर पूरी होती है। तो पूछा गया है कि सभी बाजारों में होती है, केवल पूर्ण बाजार में, ऑप्शन सी है केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन डी है केवल एकाधिकार में। तो एम आर = MC और MC वक्र एम आर नीचे से काटती है, ये पूरे बाजार में लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है MR रेखा TR में परिवर्तन की दर को बताती है, ऑप्शन बी है TR रेखा MR में परिवर्तन की दर को बताती है, ऑप्शन सी है MR और TR का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी असत्य है। तो MR रेखा जो है वो TR रेखा में परिवर्तन की दर को बताती है, ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कीमत विभेद संभव है? कीमत विभेद संभव है केवल एकाधिकार में, ऑप्शन बी है प्रत्येक बाजार परिस्थिति में, ऑप्शन सी है एकाधिकारी प्रतियोगिता में, ऑप्शन डी है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो कीमत विभेद जो है वो केवल एकाधिकार में ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा लंबा है, ध्यान देंगे। यह स्टेटमेंट पूछा गया है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, है ना? परिभाषा आप पढ़ दे रहे हैं। किसी वस्तु का बाजार उस समय पूर्ण होता है जबकि क्रेता और विक्रेता को इस बात का ज्ञान होता है कि वस्तु के सौदे किस मूल्य पर किए जा रहे हैं। दूसरे क्रेता विक्रेता किस मूल्य पर सौदा करने को तत्पर हैं तथा कोई भी क्रेता किसी भी विक्रेता से वस्तु का क्रय विक्रय कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी वस्तु का मूल्य समस्त बाजार में एक समान रहता है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी किस अर्थशास्त्री की है? तो ये आपका है प्रोफेसर बेनहम की, है ना? प्रोफेसर बेनहम का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीर्घकाल में मूल्य एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा x के समानांतर होती है। तो ऑप्शन है मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है, ऑप्शन बी है मांग पूर्णतः लोचदार होती है, ऑप्शन सी है मांग अत्यधिक बेलोचदार होती है, ऑप्शन डी है मांग बेलोचदार होती है। तो दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग रेखा जो x के समानांतर होती है वो आपका मांग पूर्णतः लोचदार होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर आधारित होता है। वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ सकता है, किंतु यह प्रभाव उत्पादन लागत के प्रभाव की तुलना में नहीं के बराबर होता है। उपर्युक्त विचार निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किए थे? तो यह स्टेटमेंट रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ये बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद U बराबर कुल प्रयोग लागत, तब किन्स के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आय बराबर A - U, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय बराबर A+U, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय बराबर A/U, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय बराबर A × U। तो
किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय बराबर जो होगा वो ए माइनस यू होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर है कि जीएनपी का मूल्य बहुत पहला ऑप्शन है भौतिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी है मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त दोनों असत्य हैं। तो जीएनपी का जो मूल्य है वो आपका मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय का मान होगा। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मान होगा। ऑप्शन है भौतिक सकल राष्ट्रीय आय गुने आधार वर्ष में कीमत, ऑप्शन बी है मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद गुने चालू वर्ष में कीमत स्तर, ऑप्शन सी है मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद गुने आधार वर्ष में कीमत स्तर बटा चालू वर्ष में कीमत स्तर, ऑप्शन डी है कीमत मौद्रिक सकल राष्ट्रीय आय गुने चालू वर्ष में कीमत स्तर बटा आधार वर्ष में कीमत स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद गुने आधार वर्ष में कीमत स्तर बटा चालू वर्ष में कीमत स्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है जीएनपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम उपयुक्त समीकरण है। ऑप्शन है आय पक्ष का विवरण है, ऑप्शन बी है व्यय पक्ष का विवरण है, ऑप्शन सी है उत्पादन का विवरण है, ऑप्शन डी है उपभोग का विवरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका बी, ऑप्शन नंबर बी व्यय पक्ष का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि हमें जीएनपी मालूम है तो हम उस वर्ष का एनएनपी मालूम करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शंस है पूंजीगत आयात जोड़कर के हम प्राप्त करेंगे या पूंजीगत ह्रास घटाकर, ऑप्शन सी है पूंजीगत ह्रास जोड़कर, ऑप्शन डी है परोक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़कर। तो हम क्या करेंगे पूंजीगत ह्रास को घटाकर हम क्या करेंगे एनएनपी को मालूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल जीएनपी बढ़ेगा। ऑप्शंस हैं यदि आयात निर्यातों से अधिक हैं, ऑप्शंस बी हैं यदि कीमतें गिर रही हो, ऑप्शन सी है यदि कीमतें बढ़ रही हो, ऑप्शन डी है यदि निर्यात आयातों से अधिक हो। तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल जीएनपी बढ़ेगा कब? जब क्या होगा? जब निर्यात आयात से अधिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोहरी गणना से तात्पर्य है, डबल काउंटिंग से तात्पर्य है ना? क्या है? ऑप्शंस हैं उत्पादन की एक से अधिक बार गणना, ऑप्शन बी है उत्पाद की विभिन्न स्तरों पर गणना, ऑप्शन सी है उत्पाद एवं भुगतान दोनों की गणना, ऑप्शन डी है उत्पाद का मौद्रिक मूल्य जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद के विभिन्न स्तरों की गणना। अगर हम उसको एक से अधिक बार गणना करते हैं तो भी गलत हो जाएगा, और उत्पाद और भुगतान दोनों की गणना करते हैं वो भी गलत हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा कि आपका उत्पाद के विभिन्न स्तरों की हम जब गणना करते हैं तो क्या हो जाता है? दोहरी गणना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक स्टेटमेंट है, एक डिफिनेशन है किसी अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग सुनेंगे इसको। देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में प्रभावित होकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा
देश की पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो यह परिभाषा साइमन कुजनेट्स की है। साइमन कुजनेट्स की है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 के बाद आ जाइए 22 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है। निम्न में जोड़ा जाता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आय उत्पाद, ऑप्शन बी है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आय, ऑप्शन डी है व्यय योग्य आय। तो 22 का आपका हो जाएगा कि राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज में निम्न को जोड़ा जाता है किसको? तो व्यक्तिगत आय को। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 आपका है, निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? यानी कि कौन सा कथन है वो देखना है कि सही है या नहीं, है ना। कथन आपका है व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा कटौती। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा कटौती माइनस कंपनियों पर लगने वाले अविभाजित लाभांश माइनस हस्तांतरण आय। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा कटौती प्लस कंपनियों के कर। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत आय बराबर किसी एक व्यक्ति की निजी आय। तो इसमें से चारों स्टेटमेंट में से आपका ऑप्शन नंबर बी जो व्यक्तिगत आय बराबर होता है वो राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा कटौती माइनस कंपनियों पर लगने वाले कर अविभाजित लाभांश माइनस हस्तांतरण आय, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सत्य समीकरण को अंकित कीजिए। जो समीकरण इसमें से सत्य है, करेक्ट है, उसको टिक लगाना है। ऑप्शंस हैं उपभोग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। ऑप्शन बी है उपभोग्य आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस बचतें। ऑप्शन सी है उपभोग्य आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस परोक्ष कर। ऑप्शन डी है उपभोग्य आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस प्रत्यक्ष कर। तो 24 का ये सही आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, उपभोग व्यय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। ऑप्शन नंबर ये। 25 को देखेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन करने में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चंस कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शंस हैं मजदूरी एवं वेतन, ऑप्शन बी है ब्याज एवं लाभ, ऑप्शन सी है किराए की आय, ऑप्शन डी है पेंशन। तो राष्ट्रीय आय में हम पेंशन को नहीं शामिल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में कुल सामूहिक मांग। ऑप्शन है उपभोग प्लस निवेश प्लस कुल सरकारी निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात। ऑप्शन बी है उपभोग प्लस शुद्ध निवेश प्लस निर्यात प्लस आयात। ऑप्शन सी है उपभोग प्लस शुद्ध निवेश निर्यात माइनस आयात। ऑप्शन डी है उपभोग प्लस शुद्ध निवेश माइनस निर्यात माइनस आयात। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी प्लस आई प्लस जी इंटू एक्स माइनस एम होता है कि, तो यही इसका ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, निम्न में कौन सा
उपाय एक देश की आर्थिक कुशलता में वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय है? ऑप्शन है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी है कार्यशील जनसंख्या के प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन सी है शुद्ध राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि, ऑप्शन डी है शुद्ध निजी वार्षिक निवेश में वृद्धि। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील जनसंख्या के प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जब दो देशों में व्यापार होता है तो उनकी व्यापार शर्तों का निर्धारण व्यापार की अनुपस्थिति में विनिमय अनुपातों के मध्य होना चाहिए, यह कहना है सही है, गलत है, ऑप्शन सी दोनों में से कोई संबंध नहीं होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कथन क्या है, तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के या साम्य को दूर कर सकता है, मतलब कौन सा वो एक उपाय है जो भुगतान संतुलन को समस्या को दूर कर सकता है ना। तो देखेंगे हम लोग, ऑप्शन है विनिमय नियंत्रण, ऑप्शन बी है मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन सी है मुद्रा संकुचन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि भुगतान संतुलन को सही करने का जो उपाय है वो विनिमय नियंत्रण, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, लियोनटिफ विरोधाभास अमेरिका के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष देता है। ऑप्शन है कि अमेरिका द्वारा श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात एवं पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करना, ऑप्शन बी है अमेरिका द्वारा पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात एवं श्रम गहन वस्तुओं का आयात करना, ऑप्शन सी है अमेरिका द्वारा पूंजी गहन वस्तुओं का आयात निर्यात करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि लियोनटिफ विरोधाभास जो थे वो अमेरिका में पूंजी गहन ज़्यादा था और यहाँ पे श्रम गहन कम था, इसके बावजूद भी उन्होंने श्रम गहन को निर्यात किया और पूंजी गहन को आयात किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत व्यापार संतुलन में शामिल रहता है, ऑप्शन बी है व्यापार संतुलन के अंतर्गत भुगतान संतुलन भी शामिल रहता है, ऑप्शन सी है भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन का परस्पर कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्य जो है इसमें वो आपका है कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत व्यापार संतुलन शामिल रहता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग शामिल कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 क्वेश्चन नंबर है कि दो देशों ए तथा बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम तो वस्तु एक्स तथा वाई का उत्पादन निम्न प्रकार से होता है। इधर आपका दो देश दिया हुआ है, देश ए और देश बी, वहाँ वस्तुओं की इकाइयाँ हैं एक्स और वाई। देश ए में है 5 और 2, देश बी में है 1 और 1। ये देश किस प्रकार व्यापार करेंगे, तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है देश ए एक्स वस्तु और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेंगे, ऑप्शन बी देश ए दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा, ऑप्शन सी देश दो दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा, ऑप्शन डी ए तथा
पी के बीच व्यापार नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि जो देश जिस चीज़ का उत्पादन करने में दक्ष रहता है उसी चीज़ में क्या करता है, वो उत्पादन करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, कि देश ये एक्स वस्तु और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइज करेगा, विशिष्टता प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का साधन है। ऑप्शन है केवल श्रम, ऑप्शन बी है श्रम एवं पूंजी, ऑप्शन सी है केवल पूंजी, ऑप्शन डी है 5 साधन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो उत्पादन के साधन हैं वो केवल क्या हैं, तो केवल श्रम है। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि उत्पादक संभावना वक्र एक सीधी रेखा है तो वह बताती है। ऑप्शन है वस्तुओं की स्थिर कीमत स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन दर, ऑप्शन बी है वस्तुओं की बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, ऑप्शन सी है वस्तुओं की घटती हुई प्रतिस्थापन दर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्पाद संभावना वक्र सीधी रेखा है तो वह बताती है कि वस्तुओं की स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित चित्र किसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे और ये चित्र किसको प्रदर्शित करता है तो आप लोग देख लेंगे। ये चित्र जो है आपका स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत व्यापार को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक देश उन वस्तुओं का आयात करता है। ऑप्शन है जिनकी सीमांत उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऑप्शन बी है जिनकी सीमांत उत्पादन लागत कम होती है, ऑप्शन सी है जिनकी सीमांत उत्पादन लागत शून्य होती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो मत है वो एक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी सीमांत उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। वो ऐसी चीज़ों को क्या करती है, वो उत्पादन यानी कि आयात करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भुगतान शेष सिद्धांत द्वारा असंतुलन की स्थिति में विनिमय दर में मामूली परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए अवमूल्यन द्वारा, ऑप्शन बी पुनर्मूल्यन द्वारा, ऑप्शन सी आंतरिक क्रय शक्ति में परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि भुगतान शेष सिद्धांत द्वारा असंतुलन की स्थिति को विनिमय दर में मामूली परिवर्तन किया जाता है। ये तीनों के द्वारा यानी कि अवमूल्यन के द्वारा भी, पुनर्मूल्यन के द्वारा भी और आंतरिक क्रय शक्ति के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। विनिमय दर के भुगतान संतुलन सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर फलन है। ऑप्शन है पूंजी उत्पाद अनुपात में, ऑप्शन बी है मुद्रा की मांग और पूंजी पूर्ति का, ऑप्शन सी है दृश्य और अदृश्य मदों का, ऑप्शन डी है भुगतान शेष के विकलन तथा समाकलन के समायोजन का। तो हम लोग जानते हैं कि विनिमय दर के भुगतान से सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का जो फलन होता है वो मुद्रा की पूर्ति और मांग फलन का होता है। मुद्रा पूर्ति और मांग का होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असाम्य डिसइक्विलिब्रियम स्वतः ही सही हो जाता है। ऑप्शन है अवमूल्यन के द्वारा, ऑप्शन बी है मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है
अति अवमूल्यन रिवैल्यूएशंस द्वारा। तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है आपका अवमूल्यन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि आयातों के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन से आयातों की कीमत बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर होगी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, घटेगी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। अब लास्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लचीली विनिमय प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण होता है। ऑप्शन है देश की राजकोषीय नीति द्वारा, ऑप्शन बी है देश के मौद्रिक अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो लचीली विनिमय जो प्रणाली है उसमें विनिमय दर आपका निर्धारित होते हैं कि विनिमय मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्वतः आय समायोजन प्रक्रिया में स्वतः आय समायोजन प्रक्रिया के परीक्षण में हमारी मान्यता है पूर्ण बेरोजगारी की, ऑप्शन बी है पूर्ण रोजगार से कम रोजगार की, ऑप्शन सी है एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली की, ऑप्शन डी है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्ण रोजगार से कम रोजगार की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विदेशी संस्थागत निवेशक तथा प्रवासी भारतीयों NRI द्वारा किसी भी भारतीय कंपनी में वर्तमान में कितने प्रतिशत तक पोर्टफोलियो निवेश किया जा सकता है। ऑप्शंस है 51% यानी कि 51%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 24%, ऑप्शन डी है 30%। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, किसी बैंक और या बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFC के बीच अंतर यह है कि, बहुत लंबा इसका ऑप्शंस है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है कि किसी बैंक और या बैंकिंग वित्तीय संस्था में जो अंतर है वो है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि अब बैंकिंग वित्तीय संस्था मुख्यतः बड़े उद्यमों को आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि उत्पादन लागत वह भाग जो स्वयं के साधनों के रूप में लागत है कहलाता है। तो सुव्यक्त लागतें या व्यक्त लागतें, वास्तविक लागत, मौद्रिक लागत। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा या व्यक्त लागतें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, अर्थशास्त्र में जिस ब्याज के निर्धारण की चर्चा की जाती है वह क्या है। सकल ब्याज है, वास्तविक ब्याज है, व्यवस्था का प्रतिफल है या असुविधाओं का प्रतिफल है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा कि ये आपका वास्तविक ब्याज है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 क्या बता रहा है। 47 है कि पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन है प्राचीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है पूंजीवादी कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है आधुनिक कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र आपका प्राचीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर
48 है, पेरेटो उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। पेरेटो उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, है ना। संख्यात्मक माप यानी कार्डिनल में, क्रियात्मक माप ऑर्डिनल में, दोनों में और कोई नहीं। तो ये ऑर्डिनल क्रियात्मक माप में ये स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। कॉब डगलस उत्पादन फलन में श्रम का सीमांत उत्पादन दिखाते हैं। dy/dl, ऑप्शन बी है l/y, ऑप्शन सी है dl/dy, ऑप्शन डी है y/l। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये dy/dl, है ना। सीमांत जो आपका श्रम का सीमांत लागत है उसको dy/dl पर हम उसको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रेखीय उत्पादन फलन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शंस का आशय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में बढ़ाया जाए तो उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। यह कथन सही है, गलत है या निश्चित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये कथन क्या है, सही है। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते चलें। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। धन्यवाद।